Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. सुन, रास्ते में तो है, 1 मिनट वापस जा। वो ना कबर्ड के अंदर है ना, नीचे की साइड एक ये राइटिंग पैड पड़ा हुआ है, पेन टैबलेट, वो लेके आए। हाँ, पूरा वो पैकेट ही उठा ला। ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, चल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग अच्छे हैं? बढ़िया। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, आज ईद है जिया जी, ईद मुबारक हो। छुट्टी है बैंक की? ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ऑल। Thank you, sir. अब शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा ये चैप्टर तो हो गया ना, ये क्यों खोला हमने? तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। शुरू करें? Sir, हाँ, सर मतलब हमें कुछ पूछना था उस चैप्टर से, मतलब क्वेश्चन नहीं, उसका तरीका। चैप्टर 1 से। यस सर। हाँ, बताओ। सर, जो आपने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था इन्वर्टिबल और इन्वर्स प्रूव करने वाला, हाँ उसमें सर 2 तरीके से हो रहा है। एक तो पहले उसको बाइजेक्टिव प्रूव करो हाँ और फिर आइडेंटिटी फॉग ऑफ करो, और एक एनसीईआरटी में दे रखा था, उसने डायरेक्ट ही पहले इन्वर्स प्रूव कर दिया फॉग ऑफ, तो उससे इन्वर्टिबल ऑटोमेटिकली हो गया। देखो, 1 मिनट रुको। हेलो, जो नया वाला है, पतला वाला, देखो बेटा, मैंने भी इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च करी थी। मैंने एग्जाम में जो पेपर्स आपके लास्ट ईयर आए हैं उनके सॉल्यूशंस भी देखें, क्योंकि आप तो पहली बार 12th दे रहे हो, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, तो बच्चों के आंसर शीट्स भी देखे मैंने। आप पुराने नेट पे जाके पुराने पेपर जो टॉपर्स थे ना, उनकी सॉल्यूशंस देखना कि वो पेपर में क्या करके आए थे। तो मैंने यह पाया कि उन्होंने दोनों चीज़ें की थी। दोनों चीज़ों का मतलब है, पहले उन्होंने इन्वर्टिबल प्रूव किया, फॉर दैट दे प्रूव्ड दैट इट इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव के लिए उन्होंने प्रूव किया कि वो 1 1 2 है। फर्स्ट केस ये। ठीक है। सेकंड चीज, उन्होंने फिर वापस इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए गॉफ एंड फॉक को आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव किया। ये दोनों काम उन्होंने कर रखे हैं सॉल्यूशन में। अब एनसीईआरटी की बात करें तो एग्जाम्पल में हो सकता है कि आपको एक जगह वही चीज प्रूव करने के लिए दे रखी है। देखिए, क्वेश्चन जब साफ साफ कहते हैं ना कि प्रूव दैट इट इज इन्वर्टिबल, तो ये चीज पकड़ के चलो कि अब हमको दोनों चीज करनी है। आपको किसी और कारण के लिए उसको इन्वर्टिबल प्रूव करना पड़ रहा है, तो आप उसमें से केवल और केवल इन्वर्टिबल प्रूव करके गॉफ फॉग ना करें तो चलेगा। लेकिन क्वेश्चन राइट अवे क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट इट इज इन्वर्टिबल, तो फिर हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य बनता है कि पहले बाइजेक्टिव, उसके बाद गॉफ फॉग इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्लियर? ओके सर। ठीक है ना? और हमारा कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि जब हम इन्वर्टिबल बाइजेक्टिव प्रूव कर देते हैं ना, तो वो गॉफ एंड फॉग में भी करीब करीब वही चीजें चलती हैं। ठीक है, आधा काम हम कर चुके हैं, बस एक तरीके से कॉपी पेस्ट मारना है। तो लेंदी क्वेश्चंस तो हैं, देखो लेंदी मैथ्स तो है इसमें, तो मैं खुद भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वेरी वेरी लेंदी पेपर आएगा और वेरी वेरी लेंदी क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये है कि कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है जो हमको करना पड़ रहा है, उसी का कॉपी पेस्ट चल रहा है। गॉफ एंड फॉग में होता क्या है, जो हमने ऊपर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाला था, वही सारी चीजें गॉफ एंड फॉग में चलती हैं, वही चलती है ना? यस सर। ठीक है, तो आप वो ही करें। इसलिए फिर मैंने उसके मार्क्स भी काटे हैं। जिन्होंने नहीं करवाए, मतलब जिनसे भी मैंने चेक करवाई, उनको मैंने कहा था कि इस चीज के मार्क्स काटने हैं, ताकि आपको याद रहे, कि एग्जाम में याद रहे कि हमको करना है। ठीक है? एनी अदर क्वेरी और डाउट? नो। एंड बाकी बच्चों ने ना तो मुझे कॉपी चेक करके दी। हाँ तनीषा बोलो। सर हमारे मार्क्स तो वो वही मैं बात जिक्र कर रहा था भाई, बाकी बच्चों ने चेक क्यों नहीं करी? केवल 2 जनों ने चेक करी थी, तो उनके मार्क्स मैंने जिनकी भी कॉपीज थी वो दे दी थी। राजा आपने क्यों नहीं चेक करी? एंड मनीष आपने भी नहीं करी, एंड रिमेनिंग गर्ल्स आपने भी नहीं करी, 1 2 ने। वाई? बोलो, जवाब दो। सर बोलो हमने तो कर कनिष्का ने की थी।
किसने नहीं करी थी? Yes, sir. प्रगति ने नहीं करी एक तो, नहीं प्रगति ने करी शायद। प्रगति आपने करी थी क्या? बोलो। यस सर, प्रगति के तो फिर किसने नहीं करी? प्रियांशी आपने नहीं करी? सर हमने अभी अभी करी थी, अभी आपको सेंड किया था। किसकी कॉपी थी आपके पास? कनिष्का। कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर 5। 5 मार्क्स आ रहे हैं कनिष्का, ठीक है। एंड राजा एंड मनीष के बाद 2 कॉपीज है, दोनों में से किसी ने भी चेक नहीं करी। राजा एंड मनीष, मेरे को क्लास खत्म होने के बाद ही ये काम चाहिए, बाकी सारा काम बाद में, ठीक है। राजा, राजा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। राजा, इस साल आप बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो, आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। पिछले 10th क्लास के मुकाबले वो 10th क्लास में कोई और ही राजा था और यहाँ पे कोई और ही राजा बैठा है, ये मुझे लग रहा है। ना तो आप क्लास में अटेंटिव रहते हो, ना रिस्पॉन्स देते हो, आधी क्लास से गायब हो जाते हो, कभी भी पूरी क्लास अटेंड नहीं करते हो, सेकंड मीटिंग में अक्सर गायब रहते हो, ना ही आपको कल मैंने काम दिया कि उसको कल के कल खत्म करना है, ना ही आप वो करके दे रहे हो। तो क्या प्रॉब्लम है राजा? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई है आपके पास इन 2 सालों में, या पढ़ाई पे? नो सर। नो सर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मम्मी से बात कर लूंगा। अगर मम्मी कोई ज्यादा काम करवाती है, घर के झाड़ू पोछे बर्तन, या पापा दुकान पे बैठने के लिए कहते हैं, तो मैं बात कर लूंगा, मुझे बताओ। पर मुझे बिल्कुल पहले वाला ही एटीट्यूड चाहिए जो क्लास 10th में था, ऑन द टाइम जो चीज सारी होती थी। उसी कारण से आपके मैथ्स में 97 मार्क्स आए थे ना, हवा में नहीं आए थे, समझ रहे हो ना? वो काम किया आपने, जो हमने कहा ऐसा करो आपने किया, तब आए। अब हम कह रहे हैं ऐसा करो, आप नहीं कर रहे हो, तो फिर नहीं आएंगे, फिर मत कहना, समझ रहे हो? सर हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? अभी चेक ही नहीं हुई ना, बता रहा हूँ ना, तो हाईएस्ट कैसे बताऊंगा? हाईएस्ट अभी मेरी नजर में तो 9 मार्क्स हैं एक जने के, ठीक है। चलिए तो शुरू करें अब फाइनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एनी अदर टाइप ऑफ डाउट? शैल वी स्टार्ट? बोलो बच्चों। नो सर। ठीक है, एक बार रुक जाओ। ठीक है, चलिए। द चैप्टर इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। स्कूल में शुरू हुआ ये चैप्टर किसी के? बोलो। Yes, sir. हो चुका। अच्छा बेटा, अब आपको देखो इंट्रोडक्शन की मैं जहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा। तो आप लोगों को जितना जो जो आता है ना, आप हैंड टू हैंड जवाब देंगे। पिछले चैप्टर में भी पता है ये हुआ कि जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तब आप रेस्पॉन्सिव नहीं थे। जब मैं कह रहा हूँ हाँ आ गया, तो आप में से या तो जवाब नहीं आ रहा या फिर आप कह रहे हो आ गया। यही कारण हुआ कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तब आपकी मतलब बच्चों वाले डाउट्स निकल के जो आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम ही रेस्पॉन्सिव रहो, यस सर, नो सर, सर नहीं आया समझ में, सर इसमें ये बताओ, सर वो बताओ, उसी टाइम ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ट्रिग्नोमेट्रिक में फिर से आपको एक बार वेटेज बता दूं तो ओनली 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है। तो आप कहोगे सर 5-6 मार्क्स के लिए क्यों उतना डिटेल में जाना, और 5 से 6 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड्स में, दैट इज वाई केवल 2 ही एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज, 3 ही एक्सरसाइज है। अगर मैं चाहूं तो ये 5 से 6 मार्क्स आपको 4 दिन में ही कवर करा सकता हूं। इस चैप्टर को मैं 4 दिन में करके खत्म भी कर सकता हूं, जैसा कि बाकी टीचर्स करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक टेबल बताऊंगा डोमेन और रेंज की, कहूंगा रट लो, रट के और फिर बता दूंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। वो डोमेन और रेंज की टेबल बनी कैसे वो नहीं जानोगे तो बेटा ये चैप्टर तो निकाल लोगे, लेकिन इस चैप्टर पे बेस्ड जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है उसका क्या करोगे। और अगले साल कंपटीशन भी तो फाइट करना है, IIT JEE भी तो देखना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना। जो नहीं पढ़ रहे हैं, केवल डायरेक्ट टेबल रट के एक्सरसाइज 1 और 2 कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बोर्ड्स में निकल जाएंगे, ये 5 से मार्क्स निकाल लेंगे,
लेकिन इस चैप्टर के बेसिस पे जो अगले चैप्टर्स हैं वो सब गए उनके। क्या क्या रटोगे आगे? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बड़ा पहाड़ की तरह पड़ा हुआ है वहां पे, क्या क्या रट लोगे आप उसमें? समझ रहे हो बच्चों? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर इन वेरी वेरी डिटेल, बहुत डिटेल बारीकी से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 तक पहुंचने से पहले मैं काफी सारी डिटेल आपको बताऊंगा। हो सकता है कि स्कूल में पहले दिन ही एक्सरसाइज शुरू कर दी हो, मैं भी कर सकता हूं, करके खत्म भी कर सकता हूं, इतनी इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं, एक टेबल रटनी है बस और कुछ नहीं। समझ रहे हो बच्चों? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले भूल जाओ इनवर्स क्या है, उसको बिल्कुल भूल जाओ। मुझे तो आप ये बताइए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ जानते हो क्या? कितना जानते हो बताओ? व्हाट आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस? बोलो सर ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ, बोलो बोलो, प्रियांशी बोलो। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो मतलब ट्राइंगल का मेजरमेंट, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब कि जैसे sin 2x, तो किसी भी फंक्शन पे ट्रिग्नोमेट्रिक लगाने पे जो आए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सीखे थे क्लास 10th में, है ना? उसमें क्या होता था, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो होता है। वो हाइपोटेन्यूज और बेस का भी हो सकता है, वो बेस और अल्टीट्यूड का भी हो सकता है, अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज का भी हो सकता है। 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। वहां पे हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी एक फंक्शन है। क्योंकि बेटा फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो एक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट दे, दैट इज अ फंक्शन। दो आउटपुट नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज संडे तो अलग आउटपुट दे रहा है, कल मंडे तो आउटपुट चेंज कर दे। आज अमेरिका में तो अलग आउटपुट दे रहा है, इंडिया में दूसरा आउटपुट दे रहा है। नो, रिगार्डिंग ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर, किसी भी तरह से उस पर फर्क ना पड़े, एक इनपुट का एक ही यूनिक आउटपुट हो, प्लस हर एक इनपुट का आउटपुट हो। ऐसा नहीं कि इन इनपुट का तो ये मशीन आउटपुट दे रही है और उन इनपुट से इसको वेयर है, उन इनपुट का ये आउटपुट ही नहीं दे रही है, तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंक्शंस की, कि एक इनपुट का एक आउटपुट और हर एक इनपुट का कम से कम क्या है, ऑब्वियसली एक ही आउटपुट। समझ रहे हो? तो वो एक फंक्शन है। तो हमने ये एनालिसिस किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे हम लगा रहे हैं, मान लो मैं कह रहा हूँ साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। इसके अलावा कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज साइन 60 डिग्री अमेरिका में 1/2 होता हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये ब्रिटेन में ये 1/4 होता हो, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो। नो सर। और ऐसा हो सकता है कि आज √3/2 है, 5 साल के बाद जमाना फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा तो √3/6 हो जाएगा? ऐसा थोड़ा ना है, ना तो टाइम के साथ बदला ना प्लेस के साथ बदला। तो यूनिक इमेज है ना साइन 60 की हमेशा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, अब 10th में हमने फंक्शंस ही नहीं पढ़े थे, इसलिए हमने उसको रेशियो की फॉर्म में पढ़ा। अब 12th तक आते आते हमने फंक्शंस पढ़ लिए हैं, तो हम इसको एक फंक्शन मान लेंगे क्योंकि इससे एक यूनिक इमेज इसकी आ रही है। यही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने सीखे थे 11th क्लास में। मुझे ईमानदारी से बताओ, सारे के सारे एस्पेक्ट्स आते हैं क्या? यस और नो? या क्योंकि नो सर। नो, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वैसे तो चलो आप करते, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर सबका एक तरीके से जैसे आया और गया। लास्ट ईयर ना किसी ने पढ़ाई करी, ना किसी ने करवाई, ना किसी ने ध्यान दिया, क्योंकि पता था कि वैसे ही प्रमोट हो जाना है स्कूल लेवल एग्जाम में, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ऊपर ऊपर से पढ़ा। इसलिए मैं आगे होकर पूछ रहा हूँ कि आपके चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं क्या? सर कुछ कुछ है। कुछ कुछ हैं, पूरे नहीं हैं, Yes, sir, कुछ तो है। करने पड़ेंगे। वी हैव नो अदर चॉइस। इस चैप्टर के हिसाब से नहीं करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में तो ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को टच भी नहीं कर पाओगे अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो फिर हम बात करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करें। तो शायद मेरे पास उसके लिए एक मटेरियल है, देखूं मेरे पास वो पीडीएफ थी तो सही है। मैं वो पीडीएफ आपको बिल्कुल समराइज किया हुआ है उसमें, आप उसमें से वो आइडेंटिटीज कम से कम लर्न करें। लेट मी चेक आउट, इस सिस्टम में है या हो सकता है किसी दूसरे सिस्टम में हो। चैप्टर नंबर 3 था वहां पे, है ना वो 11th में? 4th था या 3 था? 3 था सर ना? 3 था। 3 था, है नहीं इस सिस्टम में नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, मेरे पास रखा हुआ है, इतना मेरे को ध्यान है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर, चलो क्या खोलना, ऐसे ही बता देते हैं।
चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अब हम एक तरीके से शुरू करते हैं। फिर चलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ाऊंगा ही नहीं, आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कल देखेंगे क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, हर एक फंक्शन का एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। सबकी डोमेन क्या है, सबकी रेंज क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, और कोई बात नहीं करेंगे आज। ठीक है, शुरू करें। तो आप हेडिंग डालिए, चैप्टर की हेडिंग तो वही रहेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन आप सब हेडिंग डालिए। सब हेडिंग क्या डालेंगे आप? रिवीजन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रिवीजन कर लें हम, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की बाद में बात करें। फंक्शंस, ये चैप्टर की पहली हेडिंग है, मतलब हम क्लास 11th रिवाइज कर रहे हैं, कुल मिला के बात ये। लिख लिया? बेटा एक की जगह 2 क्लास भी खर्च हो जाए ना तो चलेगा, पर याद रखना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है तो सही। चल, तो पहली हेडिंग है हमारी, जैसा कि मैंने कहा, रिवीजन टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टडीड इन क्लास 11th। आपकी बुक भी आपको यही कहती है, अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर 2 खोल के देखोगे ना, सबसे पहले पैराग्राफ में उसने ये लिखा है कि क्लास 11th के कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आओ, फिर इधर आके बात करो। रिवीजन टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऑब्वियसली मैं उतनी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, जो बच्चे में बस क्लास 11th में पढ़ के गए, जितनी डिटेल में मैंने उनको बताया उतनी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको क्लास 11th की डिटेल चाहिए तो फिर आप क्लास 11th का कोई वीडियो देखो, चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा, लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया बच्चों को, रिवीजन टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक को एक सर्किल में पढ़ेंगे। अब पहले हमने एक ट्रायंगल में पढ़ा था, अब एक सर्किल में पढ़ेंगे। अब सर्किल में पढ़ेंगे तो सर्किल का एक रेडियस होता है, तो अपन उस सर्किल का रेडियस मान लेते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी, कुल मिला के 1 यूनिट का एक सर्किल ले लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं यूनिट सर्किल। क्या बोलते हैं बेटा? जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अ यूनिट सर्किल। उसके अंदर अगर अपन एक यूनिट सर्किल के अंदर अगर अपन y एक्सिस एंड x एक्सिस को ड्रॉ करें लाइक दिस, ड्रॉ करते चलो बेटा आप भी साथ के साथ ही। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज अवर y एक्सिस एंड दिस इज अवर x एक्सिस। ठीक है, इसके ऊपर बेटा एक हेडिंग और डालो। यहां पे ये अपन क्या सीख रहे हैं? ये अपन सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ए यूनिक सर्किल अप्रोच। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक फंक्शंस सीखा था कि आपने क्लास 11th में यूनिट सर्किल के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे चलते हैं? Yes, बोलो, sir. सीखा था?
यस सर। सीखा तो अच्छी बात है, उसको रिवाइज करते हैं। इन ए यूनिट सर्किल अप्रोच, मान लो कि ये एक यूनिट सर्किल है, इसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है मेरी वाई एक्सिस, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो मेरे इस प्लेन का ओरिजिन है ओ। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ। इस सर्किल का जो सेंटर है वो इस कार्टेशियन प्लेन का क्या है, ओरिजिन है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, नो डाउट 0,0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ड्रॉ कर लिया इतना आप सभी ने? बोलो बच्चों, इतना ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. कर लिया सभी ने? चलिए देखिए, सपोज करो इस सर्किल पे मैं 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अपन पूरी ट्रिग्नोमेट्री को इस सर्किल के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे, उससे हमारे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्लास 10th तक हमने केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली सारी की सारी, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, दैट्स इट। इसके आगे हम बढ़े ही नहीं। तो क्या होता है जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, क्या होता है थर्ड में जाते हैं, क्या होता है फोर्थ में जाते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस सर्किल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं अभी। तो सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है ऑन द सर्किल P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन भी कर देता हूं, O से लेके P। मुझे बताओ लेंथ OP कितनी होगी? कैन एनीवन टेल मी कि लेंथ OP कितनी होगी? नो बेटा, OP रेडियस है। जब मैं कह रहा हूं यूनिट सर्किल है तो लेंथ OP 1 यूनिट होगी ना? यस और नो? यस सर। बोलो मनीष। अगर एक ये यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल मतलब जिसकी रेडियस 1 है, तो लेंथ OP विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैंने कहा सपोज करो, आप एक काम करो, यहां पर P से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो नीचे। P से लेकर आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, लेटस से इसको मैं ले लेता हूं Q, और इस एंगल को अगर मैं मान लूं थीटा, इस एंगल को अगर मैं मान लूं थीटा, तो मुझे बताओ राजा कि साइन थीटा क्या होगा? क्या होता है साइन थीटा? रेशियो के हिसाब से ही सोच के बताओ। P/H। क्या? फिर से कहो, सुनाई नहीं दिया। समझ नहीं आया। आप बताओ कनिष्का, साइन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल के हिसाब से? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, तो कहाँ है इसमें, कौन सी परपेंडिकुलर है? PQ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस PU। हाइपोटेनस OP। यस सर। ठीक है, तो PQ अपॉन OP। मुझे एक चीज बताओ, PQ की जो लंबाई है, ध्यान से सुनना, PQ की जो लंबाई है, क्या वो लंबाई B कोऑर्डिनेट के बराबर है या नहीं है? इस P पॉइंट के B कोऑर्डिनेट के बराबर है या नहीं है? फॉर एग्जांपल, अगर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,5 है, तो क्या PQ की लंबाई 5 यूनिट है या नहीं है? यस और नो? यस सर। है ना? यस सर। मैं लिख सकता हूं PQ की जगह सिंपली B, जो भी B की वैल्यू है, और OP तो मेरा 1 है ही, OP तो 1 यूनिट है ही ना। B अपॉन 1 क्या हो गया? B। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पॉइंट P के B कोऑर्डिनेट के बराबर। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पॉइंट P के B कोऑर्डिनेट के बराबर। कुछ समझ आया? हाँ बोलो बच्चों। प्रियांशी,
यस सर। अनीशा, ठीक है। तो मैं देखो थोड़ा सा इलस्ट्रेशन भी करके बता देता हूं मैं। हेयर साइन थीटा का करके बताऊंगा, बाकियों का फिर आपको अपने आप रिमेनिंग का सोचना है। साइन थीटा इक्वल्स टू, अब वो सब नहीं लिख रहा हूं मैं 10th क्लास की तरह की ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंपली लिख रहा हूं मैं पी क्यू अपॉन ओपी। पी क्यू जो लंबाई होगी दैट विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, राइट? y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिवाइडेड बाय OP जो है वो 1 यूनिट है ही सही, राइट? सो इट विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है? B है, y कोऑर्डिनेट और 1 यानी कि इक्वल टू B। हो गया नोट डाउन? नो सर। करो जल्दी से। Let the given circle be a unit circle. सर हाँ बोलो बेटा। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि बी पॉजिटिव है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि बी पॉजिटिव है? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। दिस इज फर्स्ट नहीं क्वाड्रेंट। सर, तभी आपने बी निकाला है। तभी मैंने क्या निकाला है? P निकाला है। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में भी चलेंगे। बी बी B निकाला है, मतलब देखो मेरी बात सुनो, हमने ट्रिग्नोमेट्री को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही पढ़ा था 10वीं कक्षा तक। वहां पे हमने रेशियो के फॉर्म में इसको पढ़ा। अब एक यूनिट सर्किल की अगर बात करें तो यूनिट सर्किल में साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी? सपोज करो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने कहा कि यार इस लाइन पे जो ये थीटा बन रहा है ना, इस थीटा का साइन फंक्शन पता करो, साइन थीटा पता करो। तो मैं क्या कहूंगा कि अच्छा यूनिट सर्किल है, हाँ भाई यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल है तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज द वैल्यू, मान लो वो b है, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अगर ये यूनिट सर्किल है तो, यूनिट सर्किल नहीं होगा तो फिर उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीजें बदलेंगी। अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री को यूनिट सर्किल में पढ़ रहे हैं। क्यों? हम एक बार बस ये सीख जाएं कि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्चुअली होता क्या है, बस वो सीख जाएं एक बार हम। फिर हमको यूनिट सर्किल थोड़ा चाहिए हमेशा, फिर तो हम विस्तृत पूरा वर्ल्ड हमारा है, फिर तो यूनिट सर्किल क्या हम किसी भी सर्किल में सीखेंगे उसको। समझ गए? यस सर। लेट द गिवन सर्किल बी अ यूनिट सर्किल। इफ पॉसिबल आप जब आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप पहले रफली नोट डाउन कर लें, फिर अच्छे से नोट्स बना लें। भैया यूनिट सर्किल ऑफ रेडियस से OP इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, यहां तक कर लिया, इतना नोट डाउन कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा जैसे साइन थीटा जो था वो y कोऑर्डिनेट हो रहा था, तो कोस थीटा क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा ऑब्वियसली, होगा नहीं होगा? सोचो। यस सर। इक्वल्स टू ये हो जाएगा b/1 यानी कि b। ठीक है, कॉस थीटा की बात करते हैं।
तो मुझे बताओ cos थीटा के लिए मैं क्या करता हूं, ये कि यही परपेंडिकुलर मैं उधर y एक्सिस पे ड्रॉ करता हूं, ये कि यही परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉ करी, नहीं cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, OQ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी से हो जाएगा, जरूरी नहीं है उधर ड्रॉ करने की। हाँ बताओ cos थीटा क्या हो जाएगा, OQ अपॉन OP, राइट, आया ना। यस सर। अब OQ लंबाई क्या है, सोचो जरा, सोचो, ए। ये A है OQ सर। लंबाई क्या है, इस A के बराबर ही तो है। मान लो ये कोऑर्डिनेट 5,3 होता तो ये OQ लंबाई 5 है, तभी तो वो A का वैल्यू 5 आई वहां पे, P का एक्स कोऑर्डिनेट 5 आया, समझ रहे हो। तो फिर OQ की जो वैल्यू हो गई वो हो गई A, या फिर मैं यहां लिख सकता हूं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, of the point P divided by OQ is obviously, OP is obviously 1 unit। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वो है, इस केस में वो A है, A/1 इक्वल्स टू A, ठीक है। अच्छा बताना सर? हाँ बोलो। सर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू नहीं आएगा सर? बेटा P, Q पॉइंट तो x एक्सिस पर है, ये जो A है ये इस P का ही तो x कोऑर्डिनेट है, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है A, इस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है P, Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो A है मान ली, आप Q भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस Q का और इस P का x कोऑर्डिनेट सेम ही होगा ना, लेकिन फिर इसका y कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा ना, तो फिर उससे sin x नहीं निकल पाएगा, sin थीटा नहीं निकल पाएगा। तो हम एक ही पॉइंट को पकड़े ना, इसी का y कोऑर्डिनेट की है sin थीटा, इसी का x कोऑर्डिनेट है cos थीटा, एक ही पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट से हमको sin थीटा cos थीटा पता चल गया, ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है गर्ल, समझ में आ रहा है। यस सर। टेन थीटा की बात करते हैं, जो टेन थीटा में अब ज्यादा सोचेंगे नहीं हम, sin थीटा बाय cos थीटा होता है, सब जानते हैं, ठीक है। sin थीटा क्या आया था आपका, क्या आया था बोलो, sin थीटा y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P आया था कि नहीं आया था बताओ, मतलब चलो उसको डायरेक्ट यस सर। पूरा मत लिखो, चाहे डायरेक्टली लिख दो। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा की क्या वैल्यू आई थी b अपॉन a, तो tan थीटा की वैल्यू b अपॉन a हो गई, sin थीटा की वैल्यू यस सर। cos थीटा की वैल्यू a थी। अब बाकी सब तो इसके उल्टे कर ही लोगे, बाकी सब तो इसके उल्टे कर ही लोगे ना, बताओ cosec थीटा क्या होगा, 1 upon b 1 upon sin theta, that is equal to 1 by b, sec theta will be equal to 1 upon cos theta, that is equal to 1 upon a, and cot theta will be equal to, चाहे से 1 upon tan theta कर लो या फिर cos theta by sin theta कर लो, कैसे भी कर लो, क्या हो जाएगा a upon b। तो एक P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ने मुझे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बता दिए, सोचो अमेजिंग है ना। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर लिए बस मैंने, यानी आपसे पूछे ना भाई इस एंगल के ऊपर साइन फंक्शन अप्लाई करो, आप उसको कहो कि ये जो एंगल है ये खत्म कहाँ होता है, सर्किल पे कहाँ इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देते बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर मैं तेरे को 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस या उसको फंक्शंस भी कह सकते हैं, उन फंक्शंस पे उसका आंसर बता सकता हूं। समझ गए, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तनीषा एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, सोच समझ के बताना, ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट, जो भी पॉइंट लाया करता है, जैसे अभी मान लो P इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, तो उसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। यस सर। यस सर। दैट मीन्स, ध्यान से सुनना, दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा cos थीटा पॉजिटिव होंगे। बड़े पते वाली बात कह रहा हूं मैं, Yes, sir. ध्यान से सुनना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हो सकता है लास्ट ईयर टीचर्स ने रटवाया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा हूं मैं।
ये पी पॉइंट ही तो, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही तो साइन थीटा कॉस थीटा है, कोई अलग कोई चीज थोड़ी ना है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं दोनों, देयरफॉर साइन थीटा कॉस थीटा बोथ विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो? यस सर। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे चलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, ओ सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है, माइनस प्लस। यस सर। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? cos थीटा। कोस थीटा। therefore cos थीटा becomes negative in second quadrant। कितना रटा होगा आपने पिछले साल? देखो अब आप खुद पता लगा रहे हो, बोलो लास्ट ईयर रटा था कि नहीं रटा था कि cos थीटा becomes negative in second quadrant? अभी कुछ रटने की जरूरत पड़ रही है? sin theta remains positive in first quadrant, therefore we come to the conclusion that sin theta remains positive in first and second quadrant। ये जो अपर हाफ है इसमें sin theta हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो नीचे वाला हाफ है इसमें नेगेटिव रहेगा, ऑब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा। यहां तक समझ आया? अभी मैं पहले समझा रहा हूं फिर सारी चीजें लिखवा दूंगा। यहां तक समझ आया? यस sir. सर। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव। यस सर। therefore sin theta and cos theta both will be negative, so simple। आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, आया ना? यस सर। therefore प्लस का मतलब क्या हो गया कि सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? cos थीटा। ये तो cos थीटा है, cos थीटा पॉजिटिव है और sin थीटा नेगेटिव है। तो वैसे ही बताया था ना नीचे के दो क्वाड्रेंट्स में sin थीटा नेगेटिव है। समझ में आया? अब आप कहोगे कि सर sin यस थीटा सर। cos थीटा ही तो बताया आपने, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव, बाकियों का क्या करें? तो बेटा बाकियां तो आप निकाल लोगे ना। सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ बेटा tan थीटा कैसे चलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, आपने कहा सर tan थीटा इक्वल्स टू साइन बाय कॉस होता है। आपको पता है साइन भी नेगेटिव है कॉस भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। Yes sir. मैंने यस कहा सर। मैंने कहा मुझे ये बताओ सेक थीटा कैसा चलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपने कहा सर सेक थीटा नहीं पता, पर 1 बाय कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा जरूर पता है। कॉस थीटा कैसा चलता था फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो फिर 1 अपॉन सम पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ना सेक थीटा भी। यस सर। क्लियर है यहां तक सबको? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है ना भाई, हम पहले एंगल्स को डिग्रीज में मेजर करते थे, आप फिर हम इस चैप्टर में या पिछले 11th क्लास से हम उसको रेडियंस में मेजर कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो क्लियर करें कि डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कैसे आते हैं। बोलो, कोई डाउट है? सर 180 अपॉन पाई करके ही आते हैं ना? आप तो देखो एक लॉजिक याद रखो कि 180 रेडियन में, उल्टा कह दिया, पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होते हैं। ये लॉजिक याद रखो। अब किसको किससे डिवाइड करते हैं, किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सब इससे निकल जाएगा। पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होते हैं। पहले हम डिग्रीज में मेजर करते थे, अब अपन उसको रेडियन में मेजर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 90 डिग्रीज, तो अभी अभी मैंने क्या बताया, पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होते हैं, तो 180 का आधा कर रहे हो तो पाई का भी आधा करोगे तो पाई बाय 2 रेडियन हो गया ये, तो 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन के बराबर हो गया। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब अपन पूरा लिखते नहीं है पाई बाय 2 रेडियन, ऐसे नहीं लिखते, अपन सिंपली लिख देते हैं पाई बाय 2। सिंपली अपन क्या लिख देते हैं? पाई बाय 2। ये अपन ने क्यों किया? ये अपन ने इसलिए किया, क्या जरूरत थी रेडियन में जाने की, क्या जरूरत थी, डिग्री में चल रहा था ना बढ़िया मस्त काम, इसलिए क्योंकि हमको एंगल्स को रियल नंबर में कन्वर्ट करना था। एंगल्स को हमको क्या कन्वर्ट करना था? रियल नंबर्स में कन्वर्ट करना था। तो अब 180 डिग्री लिखता था, अब मैं सिंपली पाई लिखता हूं। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो फिर ये एक रियल नंबर बन गया ना। समझ रहे हो?
आगे सब वापस बढ़े आगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एंगल को रियल नंबर का वैल्यू देने के लिए हम रेडियन में गए, बिकॉज पाई एक रियल नंबर है। तो फिर जब मैं 180 डिग्री लिख रहा हूं तो वो रियल नंबर नहीं मिल रहा है, पाई बोलते ही एक रियल नंबर मिल रहा है। इन शॉर्ट में ये भी लिख सकता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं ना कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इन शॉर्ट में लिख सकता हूं पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। 3.14 रेडियन में 180 डिग्री होंगे। कितने रेडियन में होंगे? अब मैं बार बार उसकी वैल्यू नहीं लिखता हूं, जैसे मैं पाई बाय 2 लिख देता हूं, ऐसे नहीं लिखता हूं 3.14/2। सिंपली हम क्या लिख देते हैं पाई बाय 2, लेकिन एक्चुअली उसकी वैल्यू तो 3.14 ही रहेगी हमेशा। पाई की वैल्यू 180 मत मान लेना कभी गलती से भी। पाई को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए उसमें उस रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, देयरफॉर हम उसको 180 से मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे। लेकिन पाई की वैल्यू हर हाल में 3.14 ही मानना, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है। वैसे तो ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है, 22/7 करेंगे तो 3.14 आगे भी जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू चलो 3.14 मानी गई है। तो 3.14 रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। इस हिसाब से हम यहां पे चलें तो देखो ये हो जाएगा 0, ये बन जाता है 0। अब वो 90 डिग्री को रेडियन में चेंज किया तो पाई बाय 2। अब हम हमेशा डिग्री एंगल्स को रेडियन में ही मेजर करेंगे इस चैप्टर में, है ना। आगे के लिए पूरी मैथ्स में, आगे आपकी जो भी मैथ्स चलेगी सब रेडियन में चलेगी। इसको क्या लिखते हैं 180 डिग्री, तो देयरफॉर पाई, रेडियन लिखना जरूरी नहीं होता, सिंपली लिख दो पाई। और ये हो जाता है 270 डिग्री। 270 डिग्री को अगर अपन रेडियन में कन्वर्ट करें देन इट कम्स आउट टू बी 3π/2। और वापस अगर अपन ने एक फुल रोटेशन कंप्लीट कर दिया तो यहां पे आते आते वो क्या बन जाता है 2π, यानी 360 डिग्री। इस 0 को मैं ऊपर लिख देता हूं, 2π को नीचे लिख देता हूं, 0 और यहां पे 2π। यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. ठीक है, 0π/2 पाई, 3π/2 2π। तो टिल नाउ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट रन्स फ्रॉम 0 टू π/2, सेकंड क्वाड्रेंट रन्स फ्रॉम π/2 टू पाई, थर्ड क्वाड्रेंट रन्स फ्रॉम पाई टू 3π/2 एंड कॉन्सिक्वेंटली द फोर्थ क्वाड्रेंट रन्स फ्रॉम 3π/2 टू 2π। अच्छा, एंगल नेगेटिव भी चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम क्या चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर चलेंगे तो वो नेगेटिव चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सर मैं यहां से ऐसे ना जाके मैं यहां से ऐसे चलूंगा, ऐसे, बताओ ये कितने डिग्री का एंगल है? मान लो कि मैंने π/4 यानी 45 डिग्री में इधर चलाऊं तो मैं इस एंगल को पता है क्या कहूंगा? -π/4। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं तो एंगल्स पॉजिटिव चल रहे हैं मान लो, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा हूं दैट मीन्स मैं एंगलों को नेगेटिव लेके जा रहा हूं, नेगेटिव एंगल्स में मैं चल रहा हूं। दूसरी बात, एंगल 2π पे भी खत्म नहीं होते, एंगल 2π पे भी खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सर मैंने तो 2 रोटेशन करी थी, तो 2 रोटेशन करी तो यहां से यहां आया 1 रोटेशन, फिर वापस खत्म नहीं हुआ 2 रोटेशन, टोटल कितना एंगल ट्रेवल किया मैंने? 4π 4π। ट्रेवल किया, 4π। अगर डिग्री में कहो तो 720 डिग्री, 360 का दुगना, पर डिग्री में अब हम कहेंगे नहीं, इस चैप्टर में अपन रेडियन में ही कहेंगे। तो 4π मैंने एंगल ट्रेवल किया। यहां तक सारी बातें क्लियर है सभी को? Yes, sir. टोटल क्लास Yes, sir. क्या क्या कह रहे हो बेटा? थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। राजा आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे कुछ नोट्स लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ साइन, एक टेबल बना लेते हैं, देखो अपन, है ना, एक टेबल बना लेते हैं, या फिर यहाँ पे लिखो साइन ऑफ, नोट्स में मत लिखो, लिखो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे उसके साइंस चलते हैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पे लिख देता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
और फिर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बिलीव मी बेटा, अगर मैं केवल कोर्स कंप्लीट करने पे आता ना तो आप यकीन नहीं मानेंगे अभी तक एक एक्सरसाइज हो चुकी होती, लेकिन उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी होते हैं, जैसा कि साइन थीटा लगा देता हूं मैं, क्योंकि कुछ लगाना तो जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम एंगल थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा। फंक्शन के फॉर्म में एक्स बोलते हैं अपन, है ना, रेशियो के फॉर्म में थीटा बोलते हैं। साइन कॉस 10 और 10 के साथ कॉट। यहाँ पे अपन 10 के साथ कॉट की हमेशा बात करेंगे, क्योंकि उनकी डोमेन और रेंज मिलती जुलती रहेंगी ना। और सेक और कोसेक की एक साथ बात करेंगे, 10 कॉट कोसेक और सेक। बना ली सभी ने टेबल? इनको भी ब्रैकेट्स बना दो ताकि सब कुछ क्लियर रहे। ये सब आपकी बुक्स में है 11th क्लास में। क्यों बनवा रहा हूं मैं आपसे? आप सीख सको, ठीक है? क्योंकि जब हम खुद करते हैं ना किसी चीज को, ये टेबल आप खुद बनाओगे ना तो लाइफ टाइम तक सीख जाओगे। इसलिए नहीं बना रहा हूं भाई, आप इसको रटो बैठ के। रटने के लिए तो ये टेबल बुक में ही है, 11th क्लास की बुक खोल के देख लो, उसमें मिल जाएगी। हाँ जी, चलो, अभी अभी आपने बताया कि साइन थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है? कॉस थीटा कैसे चल रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में? तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, या तो क्वाड्रेंट वाइज चलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस प्लस, क्वाड्रेंट वाइज तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव हैं। चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था कॉस थीटा? बताओ, कॉस थीटा क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट था कि वाई कोऑर्डिनेट था? नहीं, क्या था वो, उससे चलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है। तो cos थीटा भी प्लस माइनस माइनस 4 की तरह चल रहा है, ठीक है? टेन थीटा क्या है? साइन बाय कॉस, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, फिर माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस। तो कैसे चल रहा है टेन थीटा? अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस। टेन थीटा कैसे चल रहा है? अल्टरनेट, प्लस माइनस, ठीक है? कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन की तरह ही चलेगा एग्जैक्टली, टेन का ही तो रेसिप्रोकल है, तो वो भी प्लस माइनस। कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन की तरह चलेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। और सेक थीटा जो है कॉस का रेसिप्रोकल है तो कॉस की तरह चलेगा, प्लस माइनस प्लस। बताइए, टेबल ये अच्छे से समझ गए? ये सीख गए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में कैसे ट्रीट करता है, कैसे उसका साइन रहता है? यस सर। सीख गए ना? क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आप इस टेबल के बिना कर पाते? क्या नहीं कर पाते? अगर रट के कर रहे हो वो एक अलग बात है। जो अपन एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट करेंगे ना अभी, उसमें इस टेबल का रोल है। तो सीख गए ना बेटा? अब बढ़े आगे। यस सर। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गई हमारी यूनिट सर्किल में फंक्शंस को सीखने की बात। उसके बाद फिर हमने ये सीख लिया कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही तो साइन कॉस होते हैं, उस हिसाब से हमने साइन भी याद कर लिए। अब देखिए, आपसे अगर पूछे, सपोज करो आपसे अगर पूछे ये थीटा हो जाए मान लो मेरा, और ये हो जाए 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या होता है? 2π/3। अब धीरे धीरे आप करोगे तो आपको याद होता जाएगा कि 120 डिग्री क्या होता है? 2π/3। π/4 क्या होता है? 45 डिग्री। और अगर नहीं याद हो रहा है तो सॉल्व कर लो, 2 × पाई में कितने डिग्रीज होते हैं? 180 डिग्रीज होते हैं। 60 × 2 120 डिग्री हो गया।
तो 2π/3 सपोज करो मैंने आपसे पूछा है कि साइन 2π/3 की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे? साइन, सर √3/2। ठीक है, साइन 2π/3 की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। अब साइन 2π/3 90 से ज्यादा तो सीखा ही नहीं था हमने, और ऑब्वियसली वैल्यूज तो वही होंगी। अच्छा, वैल्यूज वही रिपीट होती हैं जो 0 से लेके 90 है ना, वही वैल्यूज रिपीट होंगी, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। कुछ पॉजिटिव हो जाएंगी, कुछ नेगेटिव हो जाएंगी, कुछ नेगेटिव हो जाएंगी, कुछ पॉजिटिव हो जाएंगी, वैल्यूज वही चलेंगी। तो जो 0 से 90 में चल रही हैं वही तो वैल्यूज, उनमें से कोई वैल्यू होगी, लेकिन किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, क्वेश्चन ये है। तो देखो, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम या तो π/2 की मदद से जा सकते हैं या पाई की मदद से जा सकते हैं। तो 2π/3 को अगर मैं 90 से कंपेयर करूं तो 90 में 30 जोड़ना पड़ रहा है, तो 2π/3 को मैं लिख सकता हूं π/2 प्लस 30 जोड़ रहे हो यानी π/6, या तो ऐसे। और अगर पाई की मदद से जा रहे हो तो 2π/3 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/3। भाई या तो 180 में से 60 घटाओ तब 120 आएगा, या फिर 90 में 30 जोड़ो, ये 90 है, ये 30 है, ये 180 है, ये 60 है। या तो 180 में से 60 घटा के आप 2π/3 बना सकते हो, या फिर 90 में 30 जोड़ के आप 2π/3 बना सकते हो। दोनों तरीके वैलिड हैं, लेकिन जब हम π/2 से कंपेयर करेंगे, यानी कि ये इन दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे, π/2 या फिर 3π/2, इन दोनों वैल्यू से जब अपन कंपेयर करेंगे तो साइन कॉस बन जाएगा और कॉस साइन बन जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे π/6 नहीं लिख सकता हूं मैं क्या लिखूंगा, मतलब मैं साइन π/6 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, कॉस π/6। क्या लिखूंगा मैं, साइन π/6 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कॉस π/6। लेकिन अगर मैं पाई से कंपेयर कर रहा हूं तो फिर मैं π/3 जो वैल्यू डालूंगा ये सीधी साइन π/3 हो जाएगी। और वैसे भी साइन π/3 और कॉस π/6 सेम होते हैं, आंसर तो सेम ही आना है। क्या समझे क्या कुछ? अगर π/2 से कंपेयर कर रहे हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन करना पड़ेगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन करना पड़ेगा, कोसेक का सेक और सेक का कॉस। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिलेशनशिप था वो चेंज होगा π/2 और 3π/2 पे। और जब पाई से कंपेयर करोगे या 2π से कंपेयर करोगे, यानी कि एक्स एक्सिस वाले दोनों पॉइंट से कंपेयर करोगे, तो कुछ चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही, सब अपनी अपनी जगह पे बने रहेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अब है साइन इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइन। तो मेरे को क्या निकालना था, साइन, साइन की वैल्यू निकालनी थी। तो ये जो साइन फंक्शन है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो ये इधर भी पॉजिटिव रहेगा, चाहे से कॉस की मदद से निकालो तो भी पॉजिटिव साइन लगाओ, चाहे से साइन की मदद से निकालो तो भी पॉजिटिव साइन लगाओ। कॉस π/6 निकालो तो भी √3/2, साइन π/3 निकालो तो भी √3/2। इस तरीके से हम एक्यूट एंगल्स के अलावा जो एंगल्स होते हैं उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं। बताओ ये पूरा इलस्ट्रेशन समझ में आया क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो तनीश। सर पूरा समझ में आ गया, बस एक चीज में कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब सर जैसे इसमें से π/6 को प्लस किया और इसमें π/3 को माइनस किया, हाँ, तो सर π/6 के आगे कॉस कैसे आया और π/3 के आगे साइन कैसे आया? कि इसका कंपैरिजन π/2 से हुआ है, इसका कंपैरिजन पाई से हुआ है। जब कंपैरिजन मतलब उधर तक पहुंचने का जरिया अगर आपने पाई लिया है तब आप साइन को साइन ही रखेंगे, नो चेंज। लेकिन अगर आपने वहां तक पहुंचने का जरिया π/2 या फिर नीचे वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल लिया है, π/2 या 3π/2 लिया है, तब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन। जो अपन 10th में सीखते थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो वो वाली चेंजेस हो जाएंगे, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। अगर यही डाउट है तो बस इसमें इतना याद रखना है। अच्छा, इसका साइन क्या रहेगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी जो मैंने टेबल बनवाई है उस टेबल के हिसाब से देख लेना कि अभी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा हूं, वैल्यू पूछ रहा है साइन की, साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन ठोको और चलो आगे। बताओ अब कोई डाउट? यस सर आ गया। मतलब सर ऐसे याद कर लें कि जो पाई होता है उस पे तो मतलब जो दिया होता है उसका वही चेंज होता है। हाँ, इसीलिए हम पता है क्या करते हैं, हम कोशिश ही ये करते हैं कि हम पाई से ही कंपैरिजन करें, उस पर जाने की कोशिश ही कम करो। π/2 और 3π/2 से अब बिल्कुल इमरजेंसी आ गई, नहीं हो पा रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश ही ये करो कि पाई या 2π दोनों में से किसी एक से कंपैरिजन करो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बताना बेटा। 10 4π/3, 10 4π/3, तो 4π/3 क्या होता है,
वैसे तो देखो आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ये पाई प्लस पाई बाय 3 होता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पता लगा पा रहे हो तो 4 पाई बाय 3 को कन्वर्ट करो पहले। 4 इंटू 180 अपॉन 3 60 240 डिग्री। 240 डिग्री को आप 180 से कंपेयर कर सकते हो। 180 प्लस 60, 180 को कहते हो पाई, 60 को कहते हो पाई बाय 3। ठीक है, पर उधर जाके इधर आने की जरूरत ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना। इसके लिए क्लास 11th के बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर लास्ट ईयर नहीं सॉल्व किए थे तो कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे। पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया। अब पाई से कंपैरिजन करते हैं तो तनिषा हम साइन इसको फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, 10 पाई बाय 3 ही लिखेंगे, नो चेंज, क्योंकि पाई से कंपैरिजन हुआ है। अब बस साइन देख लो, आप 4 पाई बाय 3 में पाई प्लस यानी 180 से ज्यादा जा चुके हो, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हो। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा चलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो 10 पाई बाय 3 का 10 पाई बाय 3 रहेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1060 का आंसर क्या होता है, √3। क्योंकि अभी कंपैरिजन पाई से हुआ तो मैंने चेंज नहीं किया। अगर मैं कंपैरिजन 3 पाई बाय 2 से करता, मतलब इसको मैं 270 माइनस ऐसे कुछ लेके जाता, 270, भाई सपोज करो मैं यहां पर हूं, तो इस पॉइंट पे आने के लिए मैं इस यहां से जोड़ के भी ला सकता हूं और यहां से घटा के भी ला सकता हूं ना। तो मैं यहां से अगर आऊंगा तब मैं फंक्शन चेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां से आऊंगा माइनस करते हुए, तब मैं फंक्शन 10 का कॉट करना पड़ेगा। 10 का क्या करना पड़ेगा, कॉट करना पड़ेगा। सोचो 270 में से कितना माइनस करोगे कि 240 आ जाए, 30 डिग्री माइनस करोगे, करोगे नहीं करोगे, बोलो तनिषा। तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 पाई बाय 2 माइनस 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6। अब आप यहां से जा रहे हो तो ये कॉट पाई बाय 6 हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, कॉट पाई बाय 6 और 10 पाई बाय 3 वैसे ही सेम होते हैं ना, आंसर तो वही आया ना, √3। यस सर, आ गया। अच्छे से आ गया सबको? सर Yes, अगर sir. यहाँ पर पाई माइनस पाई बाय 3 होता तो? पाई माइनस पाई बाय 3 होता, पाई माइनस पाई बाय 3 होता तो 10 का 10 ही रहता, लेकिन अब की बार साइन नेगेटिव हो जाता, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, बस साइन नेगेटिव हो जाता, बाकी 10 तो 10 ही रहता। पाई से और 2 पाई से कंपैरिजन करोगे तो फंक्शन नहीं बदलेगा। क्लियर? यस सर। एनी अदर डाउट, बोलो। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? राजा आपको कोई डाउट? नो सर। नो। तो राजा एक लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, फिर अपन सीधे डोमेन रेंज पे चलते हैं, और फिर डोमेन रेंज ही सीखेंगे आज, और कल सीखेंगे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना। 10 बजे क्लास है क्या? हाँ जी बच्चों, रिप्लाई 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 फास्ट, सोचो मत, है तो है, तो फिर हिसाब से प्लान करेंगे। हाँ है क्या? आज ईद की छुट्टी होगी ना? नहीं है ना? चलो तो फिर अपन डोमेन रेंज आज पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो बात कर रहे थे हम एक क्वेश्चन राजा के लिए। राजा आप मुझे बताना, सेक या कोसेक? कोसेक क्या लिखूं? 5 पाई बाय 3। कोसेक 5 पाई बाय 3 है हमारे पास। तो देखो 5 पाई बाय 3 को पहले तो आप ये असर्टेन करो, आप कौन से, मेरे को तो इतना बता दो, आप राजा से पूछूंगा, राजा ही बताएगा। राजा 5 पाई बाय 3 में मैं कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हूं, इतना बताओ। कोसेक कोसेक भूल जाओ सब, कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हूं मैं? 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट। कितने डिग्री का एंगल होता है ये, अगर डिग्री में बात करें तो? 300 डिग्री। 300 डिग्री। तो 3 ये यहाँ पे तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, यानी मैं करीब करीब यहाँ पर हूँ। मान लो मैं 300 डिग्री पे हूँ यहाँ पे, इस जगह पे, यानी ये 5 पाई बाय 3 है। तो अब यहां तक पहुंचने के लिए या तो यहां से आना पड़े या यहां से आना पड़े, दो रास्ते, 2 पाई से माइनस करके आना पड़े या 3 पाई बाय 2 में प्लस करके आना पड़े। अगर आप 2 पाई से माइनस करके आओगे तो कोसेक कोसेक ही रहेगा। अगर आप 3 पाई बाय 2 में प्लस करके जाओगे तो आपको कोसेक को सेक में बदलना पड़ेगा। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप 2 पाई वाले रास्ते से आना चाहते हो कि 3 पाई बाय 2 के रास्ते से जाना चाहते हो, डिसाइड करो जल्दी से। 2 पाई। 2 पाई, तो वो बिल्कुल प्रेफरेबल भी यही है कि हम पाई 2 पाई से कंपेयर करें जहां तक पॉसिबल हो पाए।
तो 2 पाई में से अगर मैं π/3 निकाल दूं तो बन जाएगा ना 5 π/3, यस और नो? अगर मैं Yes, sir. 2 पाई में से π/3 निकाल दूं, 3 2 6, 6 - 1 5 π/3 हो जाएगा। तो यानी कि 2 पाई में से मैंने माइनस करके निकाला तो ये कोसेक π/3 हो गया, कोसेक का कोसेक ही रहा और π/3 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया। अब बस साइन चेक करना है, तो कोसेक साइन की तरह चलता है। साइन फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यस और नो? होता है भाई। साइन Yes, sir. फंक्शन ऊपर के 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, नीचे के 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो फिर कोसेक भी नेगेटिव होगा, तो माइनस कोसेक π/3 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? कोसेक π/3 का आंसर बताओ। साइन π/3 2 क्या by होता है? root 2/√3 आएगा। √3/2 होता है इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर हो जाएगा -2/√3। तो अब तो आ गया होगा सबको अच्छे से। सर हाँ बोलो मनीष। सर अगर अपन कोसेक को पाई प्लस 2 π/3 में खोले तो पाई प्लस 2 π/3, देखो हम पाई प्लस में जब करेंगे, अगर मैं इसको पाई प्लस कर रहा हूं तो फिर मेरे को उसको थर्ड क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है नहीं, समझ रहे हो? अगर मैं इसको पाई प्लस 2 π/3 करूंगा, सपोज करो आपने किया इसको पाई प्लस 2 π/3, ठीक है, तो पाई प्लस करेंगे तो ये बदलेगा नहीं, तो यानी कि ये कोसेक 2 π/3 हो गया, राइट? क्या हो गया? ये कोसेक 2 π/3। अब 2 π/3 को कैसे बदलोगे ये बताना जरा। पाई माइनस π/3, यस सर। तो वो अल्टीमेटली कोसेक π/3 हुआ। और पाई माइनस कर रहे हो यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। पाई माइनस का मतलब क्या होता है? देखो पाई प्लस का मतलब है, एक चीज याद रखो, पाई प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? तो मैंने पाई प्लस किया यानी मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है क्या? यस सर। तो फिर मेरे को यहाँ पे माइनस कोसेक π/3 माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुका हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव लगेगा। अब यहां से मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं क्योंकि मैं पाई माइनस कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी कि इसका जो ओरिजिनल साइन था वो ही कैरी फॉरवर्ड होगा, तो अभी भी आंसर वही आया देखो। लेकिन हम दो रास्तों से गए, पहले मैंने उसको थर्ड क्वाड्रेंट से एनालिसिस किया, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब मैंने पाई प्लस से एनालिसिस किया, पाई प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट एनालिसिस, पाई माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट एनालिसिस, 2 पाई माइनस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट एनालिसिस, और 3 π/2 प्लस का मतलब भी फोर्थ क्वाड्रेंट एनालिसिस, 3 π/2 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एनालिसिस। तो हम करीब से करीब पे जाने की कोशिश करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो टोटल एंगल है उस टोटल एंगल को असर्टेन कर लो कौन से क्वाड्रेंट में है, और उसी के दोनों पॉइंट्स में से किसी एक को चूज कर लो। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं सीधे 2 पाई और 3 π/2 से असर्टेन करूं, अगर मैं पाई से करूंगा तो 2 बारी में करना पड़ेगा फिर मुझे, ठीक है मनीष? यस सर। एनी अदर डाउट? नो? चलें अब आगे। तो हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को देखना, ठीक है? तो हेडिंग में डाल देता हूं, शायद वो पहले भी किया हुआ भी होगा, अच्छा वो तो टेबल बनी हुई है ना, तो हम एक एक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और उसकी डोमेन रेंज देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए डोमेन। सर हाँ राजा बोलो। एक छोटी सी चीज बता दोगे क्या सर? हाँ बताओ बताओ। अगर अगर अपने रेडियन को पाई वो इसमें कन्वर्ट करते डिग्री में, तो 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं क्या? देखो एक मिनट, मुझे एक चीज बताना, मैंने अगर आपको कहा 1 किलो में 1000 ग्राम है, तो 3 किलो में कितने ग्राम होंगे? कितने ग्राम होंगे बताओ? 3000। 1 किलो में 1000 ग्राम है, तो 3 किलो में आपने इसको से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? 3000 ग्राम, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है ना? अब मैंने आपको कहा
कि एक रेडियन में, मैंने आपको कहा कि एक रेडियन में पाई अपॉन 180 डिग्रीज है, ठीक है। तो मुझे बताओ 3 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुको, उल्टा लिख दिया इसको, 180 बाय पाई करो। अब बोलो, तो 3 रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे? बोलो, अगर एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्रीज हैं तो 3 रेडियन में कितने होंगे? जैसे यहाँ पे 3 को इससे गुणा किया, वैसे 3 को इससे गुणा कर सकते हो ना? हाँ। तो 180 इंटू 3 540 अपॉन पाई डिग्रीज, होगा नहीं होगा? तो कुछ अलग से कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना लगाई हमने तो केवल एक सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप केवल इतना याद रखो कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर कोई चीज रटना ही चाहते हो तो ये चीज मत रटो कि किसको 180 से डिवाइड किया और किसको पाई से मल्टीप्लाई किया। अगर कोई रटनी है चीज तो ये चीज रट लो ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ, अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो ये पाई उधर जाके डिवाइड हो गया 180 बाय पाई डिग्रीज, फिर मैंने 3 रेडियन की वैल्यू निकाली तो ये 3 sin 2 हो गया। समझ गए? मान लो मैं 1 डिग्री की वैल्यू पूछूं, 1 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो 180 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। फिर आप 3 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 3 पाई अपॉन 180 यानी पाई बाय 6 हो गया, वो पाई बाय 60 हो गया, सॉरी 6 क्या, पाई बाय 60। 30 डिग्री की निकाल लो तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 6 हो जाएगा वो। समझ गए? यस सर, अब आ गया। ठीक है, आपको अगर कोई चीज रटनी है ना, सबसे पहले आप इस चीज को रट लो, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 है ऑब्वियसली, यानी 3.14 रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। लेकिन 3.14 वो फिगर बोलना थोड़ा अटपटा सा लगता है तो हमने शॉर्ट में लिख दिया पाई। ठीक है, क्लियर है? अब डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एक बार आप मीटिंग को लीव करके वापस आए, सब लोग मीटिंग को लीव करके वापस आए।